पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कीव दौरे के बीच रूस ने जापान सागर में अपने बॉम्बर भेज दिए। जापान खुलकर यूक्रेन का पक्ष लेता रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जापान पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था। और अब उसके प्रधानमंत्री खुद यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं, वो भी तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जापान के इसी कदम ने रूस को भड़का दिया और उसने जापान को डराने के लिए अपने बॉम्बर भेज दिए। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के ये बॉम्बर परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और कहा जा रहा है कि रूस ने जापान सागर में इन्हें उड़ाकर सीधा फुमियो किशिदा को संदेश दिया कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले देशों का हाल भी बुरा कर सकता है। हालांकि जब से जंग शुरू हुई है, जापान हमेशा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है और इस बार भी उसके प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा तब कीव का दौरा कर रहे हैं जब एक रोज पहले ही मॉस्को में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचकर वो न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से जापान की दुश्मनी जग जाहिर है। जापान का चीन और रूस के साथ पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है, जिसकी वजह से रूस और चीन मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। पिछले साल के अंत में तो दोनों देशों ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी, लेकिन अब जापान भी चीन और रूस के खिलाफ खुलकर खेल रहा है, जिसके लिए फुमियो किशिदा ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, जापान ने एक भारी भरकम रकम देकर यूक्रेन की मदद भी की थी। और अब तो खुद जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हैं, जिससे चिढ़े रूस ने अपने बॉम्बर जापान सागर में उड़ाए। इस बीच चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान ने समंदर में मौजूद अपने एक द्वीप पर मिसाइलें तैनात कर दी। जापान का आरोप है कि चीन ताइवान की तरह ही उसे भी धमकाने की कोशिश में है, ताकि वो जापान को डराकर इशिगाकी द्वीप पर कब्जा कर सके। ये द्वीप जापान के मुकाबले चीन और ताइवान की सीमा के ज्यादा करीब है, इसलिए चीन के जहाज आए दिन यहां घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जापान ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही चीन की नौसेना के 2 जहाज जापान के इशिगाकी द्वीप के पास देखे गए थे, जिसमें मौजूद चीन के सैनिकों ने वहां पर मौजूद जापान के मछुआरों को डराकर पीछे हटने का आदेश दिया था। जापान का आरोप है कि चीन की नजर बहुत पहले से इस द्वीप पर है और उसका मंसूबा इसे अपने कब्जे में लेने का है। यही वजह है कि जापान ने वहां मिसाइल यूनिट की तैनाती कर दी। इसके अलावा वो जल्द ही वहां करीब 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी करने वाला है, ताकि चीन की कोशिश को नाकाम किया जा सके। इधर कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन पर यह कार्रवाई एक विवादास्पद ट्वीट करने के बाद हुई, जिसकी शिकायत पुलिस से बजरंग दल ने की थी। आरोप है कि चेतन कुमार ने हिंदुत्व पर एक विवादास्पद ट्वीट किया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर कनाडा से यूक्रेन को टैंकों की मरम्मत करने वाली बख्तरबंद गाड़ी मिल गई। बताया गया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल युद्ध के मैदान से सैनिकों को बचाने के लिए भी किया जा सकेगा, जिसे कार्गो प्लेन के जरिए यूक्रेन भेजा गया। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने बेगे 503 नाम की इस बख्तरबंद गाड़ी को कनाडा से रवाना करने का वीडियो साझा किया और ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी कनाडा तब तक उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कनाडा की यह बख्तरबंद गाड़ी जंग में यूक्रेन के लिए बेहद अहम साबित होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल टैंकों की मरम्मत करने के साथ साथ जंग के मैदान में सैनिकों को सुरक्षित पहुंचाने और घायल सैनिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए भी किया जा सकेगा। ऐसे में यह बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन के सैनिकों के लिए किसी कवच की तरह काम करेगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के एक जासूस को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। बताया गया कि वो जासूस डोनेस्क में मौजूद रूस के सैनिकों को ड्रोन मुहैया करवाने का काम कर रहा था और दावा है कि ये ड्रोन यूक्रेन में मौजूद रूस के समर्थक संगठनों से खरीदे गए, जिन्हें बाद में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों तक पहुंचाया गया। बताया गया कि मिखाइल लुचिन नाम का ये रूसी जासूस ड्रोन चलाने में माहिर है और वो यूक्रेन में रूसी हमलों को ड्रोन के जरिए फिल्माने का भी काम करता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मिखाइल लुचिन ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में रूस के केमिकल हमले का एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर डाला था। इतना ही नहीं, वो एक मैसेजिंग ऐप पर रूस समर्थक संगठन के पक्ष में बातें करता हुआ पाया गया, जिसके बाद यूक्रेन में साइबर हमलों को रोकने के लिए बनाई गई टीम ने मिखाइल लुचिन को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों की जांच होगी। बताया गया कि मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट में नेपाल सीमा के पास मौजूद कई मदरसों में गड़बड़ियां मिली हैं और इसीलिए मदरसों की दोबारा जांच होगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक ये जांच रमजान के बाद शुरू होगी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होगी जो ये नहीं बता पाएंगे कि उन्हें चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। उधर अफ्रीकी देश केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर वहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी नैरोबी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने सड़कों पर ही आगजनी करनी शुरू कर दी।
जिसके बाद बवाल ऐसा बढ़ा कि पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को काबू करना मुश्किल हो गया। राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी नैरोबी में प्रदर्शनकारी काफी देर तक पुलिस पर पथराव करते रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सड़कों को ही जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। असल में केन्या में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए खाने पीने की चीजें भी खरीदना मुश्किल हो गया है। इसीलिए जनता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 2022 में हुए चुनाव में धांधली कर जीत दर्ज की थी, इसीलिए वो अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल से जंग लड़ने की तैयारी में जुटे ईरान की सेना में ही बगावत छिड़ गई है। बगावत भी ऐसी कि ईरान के सैनिकों ने पाला बदल लिया है और अपने दुश्मन इजराइल से ही हाथ मिला लिया। ये सनसनीखेज दावे किसी दूसरे देश ने नहीं किए, बल्कि खुद ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों ने यह बात ईरान के सुप्रीम लीडर को बताई। और जब अपनी सेना ही बागी हो जाए तो ईरान इजराइल से क्या लड़ेगा? ईरान और इजराइल के बीच अभी हालात ऐसे हैं कि आज या कल ही जंग छिड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। इजराइल तो इतना आग बबूला है कि वो ईरान पर हमला करने की बात तक कह चुका है। ऐसे में ईरान के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन इस बीच ईरान के सैनिकों के इजराइल के साथ हो जाने की खबर ने ईरान में तहलका मचा दिया। बताया गया कि जनवरी में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और धर्मगुरुओं की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से एक मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग की बातचीत मीडिया में लीक हो गई और पूरे ईरान में खलबली मच गई, क्योंकि मीटिंग में सेना के अधिकारियों ने अपने सुप्रीम लीडर को साफ साफ कह दिया कि सैनिक सरकार के खिलाफ हो गए हैं। वो सेना के ऑर्डर मानने को तैयार ही नहीं है। बल्कि ईरान के सैनिकों का दिमाग इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वो इजराइल तक से अपनी दुश्मनी भुला बैठे हैं। वो इजराइल से लड़ते लड़ते इतना थक चुके हैं कि अब हथियार उठाने को तैयार ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मीटिंग की लीक हुई बातचीत से सामने आया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ रहे ईरान के सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गोलान हाइट्स वैसे तो सीरिया का इलाका है, लेकिन उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ। अब ईरान सीरिया का साथी है तो उसके सैनिक वहाँ इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। लेकिन ईरान के कमांडरों ने मीटिंग में बताया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ने वाले ईरान के सैनिक अब इजराइल को अपने ही ऑपरेशनों की खुफिया जानकारी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान के प्लान की एक एक डिटेल पहले ही मिल जाती है और इससे पहले कि ईरान उस पर धावा बोले, इजराइल ही ईरान पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि सीरिया में तैनात ईरान के सैनिक भी लड़ना नहीं चाहते और नौकरी की तलाश में। लीक हुई जानकारी से सामने आया कि ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात और वहाँ पिछले साल से जारी सरकारी विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के सैनिकों को भड़का दिया। इधर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने इस मामले में इरफान महराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और जम्मू कश्मीर में फर्जी एनजीओ की आड़ में आतंकी फंडिंग रैकेट चलाने का आरोप है। उधर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अपने पुराने टैंकों को ताकतवर बनाने की तैयारी में जुट गया है। ताइवान ने अमेरिका से खरीदे गए सैकड़ों पैटर्न टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके तहत पुराने पड़ चुके टैंकों के इंजन को बदला जाएगा और ताइवान को उम्मीद है कि नए पावरफुल इंजन के साथ पुराने टैंक भी चीन की चुनौती का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। ताइवान ने 1995 से 2000 के बीच अमेरिका से 450 पैटर्न टैंक खरीदे थे और अब इसे अपग्रेड करने के लिए भी ताइवान ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ ही डील फाइनल की। $236 मिलियन यानी करीब 1950 करोड़ भारतीय रुपयों का करार किया गया, जिसमें 2028 तक सभी पैटर्न टैंकों में आधुनिक और ताकतवर इंजन लगा दिए जाएंगे, जिससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। इस बीच पटना में शिक्षकों की पक्की नौकरी के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक पोस्टर लेकर पहुंच गए और संविदा कर्मियों की पक्की नौकरी और किसानों को फसलों का मुआवजा देने के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार गंभीर नहीं है कृषि के क्षेत्र में। बीजेपी विधायकों ने बिहार सरकार पर किसानों और शिक्षकों के मुद्दों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया।